नमस्कार, लोकमंच में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग दीक्षित। लोकमंच में आज बात अनिवार्य मतदान की। गुजरात में अनिवार्य मतदान के सिलसिले में एक कमेटी बनी है जो अनिवार्य मतदान को लेकर लोगों के सुझावों पर विचार करेगी। इसी साल अक्टूबर में गुजरात में स्थानीय निकाय के चुनाव होने हैं। माना जा रहा है कि राज्य सरकार इन चुनावों में अनिवार्य मतदान कानून को लागू करेगी। ये विधेयक काफी पुराना है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने इसकी पहल की थी। तत्कालीन राज्यपाल बार बार इसे लटकाती रहीं। पिछले साल नवंबर में राज्यपाल ने इस पर मोहर लगाई तो यह वर्षों से लंबित विधेयक कानून की शक्ल में सामने आया। अब इसके क्रियान्वयन की बारी है। वैसे इस तरह का कानून वाला गुजरात अब अकेला राज्य नहीं है। खबर है कि कर्नाटक भी पंचायत चुनावों के संदर्भ में ऐसा कानून पारित कर चुका है। तो लोकमंच में आज यही समझने की कोशिश कि अनिवार्य मतदान की जरूरत क्या है, कैसे देश का मतदान बढ़ सकता है, यही सब समझने की कोशिश आज लोकमंच में। और एक तरफ हम मतदान के अनिवार्य होने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे यहीं एक राजनीतिक वर्ग की सोच है कि एक वर्ग को मतदान का अधिकार ही ना दिया जाए। उस पर भी चर्चा करेंगे। चार खास मेहमान हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय सचिव श्याम जाजू साहब। बहुत बहुत स्वागत है श्याम जी आपका कार्यक्रम में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है अखिलेश जी आपका कार्यक्रम में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं जगदीप छोकर साहब। आप संस्थापक सदस्य हैं एडीआर संस्था के, जो बताती है कि किस तरीके की राजनीतिक तस्वीर अभी देश की है। बहुत बहुत स्वागत है जगदीप साहब आपका भी कार्यक्रम में। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेंद्र भरतरिया जी। बहुत बहुत स्वागत है ज्ञानेंद्र सर आपका भी। श्याम जाजू साहब, चर्चा की शुरुआत आपसे। क्यों आपको लगता है कि एक ही राज्य में सही अनिवार्य मतदान की जरूरत है? आज गुजरात सरकार विधानसभा ने वहां के जो आने वाले चुनाव में जो वोटिंग की व्यवस्था है उसमें एक विधेयक पारित किया है। ये विधेयक काफी पुराना है। नरेंद्र मोदी जी के टाइम भी इस प्रकार का विधेयक उन्होंने तैयार कर रखा था, पर उस टाइम की राज्यपाल ने उसको अनुमति नहीं दी थी। इस बार आज वो पारित हुआ है और नए इसमें उसका एग्जीक्यूशन होगा, इंप्लीमेंट होने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि स्पिरिट, इसके पीछे जो स्पिरिट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट स्पिरिट है। लोकतंत्र सबके लिए है और लोकतंत्र में सबकी सहभागिता जरूरी है। इसके पहले जब अल्पमत में सरकारें आती थी तो वो सरकारों का परफॉर्मेंस, सरकार को आवागमन जिस प्रकार का रहता था वो सब लोगों को दिखता था और उसकी जवाबदेही की भी मर्यादा होती थी। लोकतंत्र की प्रक्रिया में सबका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, सबका उसमें कुछ रोल होना चाहिए और सबको उसका एहसास भी होना चाहिए जी। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि सबको उसमें इन्वॉल्व करने के लिए, सबकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बहुत अच्छा कदम गुजरात सरकार ने एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको उठाया है जी। अब इसके रिपरकेशंस, इसके प्रोज एंड कॉन्स आने वाले दिनों में दिखेंगे। पर जब जब भी इस देश ने देखा है, ज्यादा जब वोटिंग हुई है, लोगों का ज्यादा प्रतिनिधित्वात्मक उसमें सहभाग रहा है, तो देश ने अच्छे रिजल्ट पाए हैं। जन भावना का व्यक्तिकरण उसमें हुआ है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि अगर अनिवार्य मतदान होगा तो ये इस बात की गारंटी होगी कि अच्छे नेता चुनकर जाएंगे। अच्छे नेता चुनना ये तो जनता का काम है, वो लोकशाही की अनिवार्य प्रक्रिया है। पर सबका सहभाग उसमें होना, सबका अपना कुछ कहना है। कुछ वर्ग ऐसा रह जाए, हमें क्या लेना, कोई भी आए और जाए, इस प्रकार की उदासीनता ये लोकशाही के लिए घातक है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इसका जो स्पिरिट, लेकिन यहाँ पर एक सवाल और है सर, माफ कीजिए आपको बीच में रोक रहा हूं, वो है बाध्यता का। एक तरफ आप लोकतंत्र की और लोकशाही की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप इस कानून के जरिए मतदान की प्रक्रिया को बाध्यकारी कहीं बना दे रहे हैं, आप लोगों को मजबूर कहीं कर दे रहे हैं। आपको लगता है कि ये लोकतंत्र की अवधारणा से मैच करती है बात? आज जो अध्यादेश पारित हुआ उसमें भी ये लिखा हुआ है कि इसमें सब लोगों की सूचनाएं उन्होंने मांगी है। सब लोगों की सूचनाओं का वो स्वागत करने वाले हैं। कोई भी व्यवस्था में परिवर्तन होता है, कोई बदलाव होता है, तो उसमें बदलाव का संभावना रहती है पूरी। और जब नया कुछ करना है उसमें तो 100% होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका स्पिरिट और इसका भाव ध्यान में लेकर इसका विचार करना चाहिए। इसके अनिवार्यता के कारण जो नहीं जाएंगे उनको क्या पनिशमेंट होगी, कितनी देनी चाहिए, कौन सी फैसिलिटीज उनको नकारनी चाहिए, ये सब बातें मैटर ऑफ डिटेल है, वो तय होगी। पर समझो जिनको नहीं जाना है इसमें कंपल्शन थोड़ी है, आप नोटा का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, पर ये जाना मेरा जरूरी है। अब उसमें जिनका मेडिकल है, जो वहां तक जा नहीं सकते, जो आउट ऑफ स्टेशन, ये आगे की व्यवस्था है, वो सब आगे की व्यवस्था है। अखिलेश सर, आपको लगता है कि ये पहल एक अच्छी हो सकती है जिसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर गुजरात की बात कर रहे हैं श्याम जाजू जी, पूरे देश में भी विचार हो इस पर या नहीं? ऐसा बिल्कुल नहीं।
देखिए, अभी आपके बात से और भाजपा के हमारे मित्र के बात से हम एक बात कह दें कि हमारा देश का लोकतंत्र बहुत परिपक्व हो रहा है, पहले से कहीं बेहतर परिपक्व हो रहा है। और यही कारण है कि देखिए हमारे मतदाताओं की भागीदारी ऐतिहासिक हो रही है। तो ये कहना कि सिर्फ आप कंपलसरी वोटिंग से ही उनकी भागीदारी बढ़ा सकते हैं, ठीक है, आप इसका रिकॉर्ड देख सकते हैं 80-80, 90, 85% तक वोटिंग हुई है। बिल्कुल। तो ये आप आधार नहीं बना सकते कि वोटिंग ज्यादा हो या मैक्सिमम हो, इसलिए भागीदारी ज्यादा हो इसलिए वोटिंग कंपलसरी करना जरूरी है। ठीक है, फिर विकल्प दूसरी बात जी, जो आपने बताई, आधार जो लिया, कोई भी कानून जो बनता है दुनिया में कहीं पे भी, आपके पास पावर है तो आप कोई कानून बना सकते हैं, वो आप कानून बनाने का अधिकार तो आप कानून बना सकते हैं, लेकिन कानून वही होता है जिसे नेचुरल जस्टिस बोलते हैं, प्राकृतिक हो। जो अप्राकृतिक रूप से है उसे कानून नहीं माना जाता है। इसी आधार पे ऐसे कानून निरस्त होते हैं। आपके पास मेजॉरिटी है तो आप कोई कानून बना सकते हैं, हाँ। लेकिन वो कानून प्राकृतिक कानून नहीं कहा जाएगा। जो गुजरात का कानून है वो प्राकृतिक कानून नहीं कहा जाएगा। और क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है? हाँ, संविधान में जब हम तमाम अभिव्यक्ति की हाँ, आजादी है एक सीमा तक, एक सीमा तक है। हम अभिव्यक्ति की आजादी अपने लिए है, दूसरे के लिए एक सीमा है कि वहां तक आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन हम दूसरे के लिए वोटिंग में नहीं जा रहे हैं। हमारी अभिव्यक्ति है वो हम वोट देने का, और अभिव्यक्ति की आजादी है, जीने की जो आजादी है वो एक गरिमामय तरीके से जीने। एक सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट भी हैं। वोट डालने या ना डालने से कैसे हम जोड़ के देख सकते हैं? जैसे बहुत सारे कानून हैं, कैसे कर दे रहे हैं? बहुत सारे ऐसे कानून हैं देश के जो आपको एक नागरिक से एक जिम्मेदार नागरिक बनाते हैं, जिससे आपके ऊपर कुछ चीजें बाध्यकारी होती हैं। ऐसा ही एक और कानून है जो आपको एक जिम्मेदार नागरिक बनाने का प्रयास के तौर पर जिसको दिखाते हैं। लोकतंत्र है हमारा, जिम्मेदार नागरिक आप उसको अवेयर करके बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि उसके जो अधिकार है उस अधिकार का आप हनन नहीं कर सकते कि जिम्मेदार मैं आपको बना रहा हूं इसलिए आपके अधिकार में छीन रहा हूं। क्या हम इसको ऐसे समझें कि जो लोग इनकम टैक्स देना चाहें, जो लोग इनकम टैक्स देना चाहें वो दें, जो ना देना चाहें ना दें, हम जागरूकता कार्यक्रम चलाते रहेंगे, सजा का या आर्थिक दंड का कोई प्रावधान नहीं? ये कुतर्क है जी, क्योंकि उसका प्राविधान है, उसका क्राइटेरिया वहां पाएंगे तो आपको वहां हो टैक्स देना है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ इसलिए नहीं कि हम आपके अधिकार को कर्टेन कर रहे हैं और आप जागरूक बनिए जी, यहाँ तो ये हो रहा है ना, हम आपको समझा रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं। लोकतंत्र है, सब जगह यही है कि जागरूक करिए लोगों को, शिक्षित करिए लोगों को, लोगों की भागीदारी बढ़े दिल से। आपका स्वयं का लंबा राजनीतिक अनुभव है, आपको लगता है कि जागरूकता दिखती है मतदाताओं के बीच में भी? और क्या आप लोग भी, यानी जो माननीय हैं वो लोग भी जागरूकता बढ़ाने का कुछ काम करते हैं? निश्चित रूप से हम लोग सबके घर जाके ही तो कहते हैं कि वोट देने जरूर जाना भैया, छोड़ना मत एक वोट, सबसे पहले लाइन में लग जाना, सबसे पहले अपने गांव अपने घर का वोट क्यों निकालते हैं? ठीक बात है कि आप वोट दीजिए। अब हर पॉलिटिशियन वोट परसेंटेज बढ़वाने का बात करता है, प्रयास करता है, और जब से फोटो आईडी आई है तब से चीजें और आसान हुई हैं। बोगस वोटिंग पे कंट्रोल हुआ है जगदीप सर, रियल वोटिंग होने लगी है। हाँ। ये कोई अब बोगस वोटिंग नहीं होती है कि किसी एक नाम पर 3 आदमी जाकर वोट डाला रहा है। ये जो मैं भी पढ़ रहा था, मेरा लोकतंत्र 2015 का भी जो आंकड़ा है लोकसभा चुनाव का 2014 का, 66% मतदान रहा है इस बार, जो 1984 में 64% था। इसको बताया जा रहा है कि ये सर्वाधिक है, यानी लगभग 36% आबादी देश की ऐसी है मतदाताओं की जिन्होंने अभी वोट नहीं डाला। हर 3 में से केवल 2 लोगों ने ही अपनी वोट का इस्तेमाल किया, और हो सकता है उनमें से भी केवल एक ने जिस पार्टी को चुना हो वो देश की सत्ता संभाल रही हो। ऐसे में अगर अनिवार्य मतदान पर विचार किया जाए तो इसमें दिक्कतें क्या हैं आपके हिसाब से? देखिए, अनिवार्य मतदान में सबसे बड़ी दिक्कत है कि लोकतंत्र या डेमोक्रेसी में एक फंडामेंटल चीज है चॉइस, कि मैं जो मेरी इच्छा है वो मैं करूंगा जी, जो जिसको मैं चाहूंगा वो मेरे ऊपर गवर्न करेगा। ठीक है, मैं अपनी सरकार को चुनता हूं, अपनी सरकार बनाने वाले रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनता हूं, मेरी मर्जी है। अभी कहा गया कि ज्यादा वोटिंग होना बहुत अच्छी बात है, ज्यादा वोटिंग होना तो अच्छी बात है, लेकिन जबरदस्ती वोटिंग होना अच्छी बात नहीं। तो कानूनन हो रहा है ना सर, बूथ कैप्चरिंग थोड़ी हो रही है। कानून भी एक दायरे में बनाया जाता है, उस कानून बनाने का दायरा है संविधान जी।
अभी लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई है 255वीं, अभी 16 मार्च को वो 16 नहीं, 16 मार्च को शायद डिक्लेयर हुई है जी। उसमें एक चैप्टर है कंपलसरी वोटिंग पे। उसमें उन्होंने लिखा है ये सब जो बात है कि गुजरात में पहले इसको गवर्नर ने सैंक्शन नहीं दी थी, अब दे दी है, वो भी लिखा है जी। वो 10-15 पन्ने में उन्होंने सारी बातें डिस्कस की हैं, जितने देशों में और ये हो रहा है उसके बारे में चर्चा की है, और अंत में ये कहा है, मेरे पास वो है, अगर आप चाहें तो मैं पढ़ के सुना दूंगा, कि ये गैर संवैधानिक है, असंवैधानिक है, और ये डेमोक्रेसी में कंपल्शन टू वोट सही नहीं है। ये तब भी जब नोटा का प्रावधान फैसला होगा जी कि जो वोट नहीं देंगे उनको क्या सजा मिलेगी, हाँ, ठीक और उनसे क्या सुविधाएं छीनी उनको जाएंगी, नहीं दी जाएंगी, छीनी नहीं जाएंगी तो जरा बुरा लगता है, ठीक है, जो उनको नहीं दी जाएंगी, हाँ। ये डिप्राइव करना ऑफ एसेंशियल और अदर ऑफिशियल सर्विसेज, ये जबरदस्ती है। ये सर कैसे ये कहना, एक मिनट, मैं मैनेजमेंट पढ़ाता था पहले, हाँ। तो ये कहते हैं कि पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट होगा, हाँ। आप मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करिए वरना आपकी ऐसी तैसी होगी। हाँ। ये तो वही है कि आप वोट देने आइए, नहीं तो आपकी ऐसी तैसी होगी। जबरदस्ती ये है, कंपल्शन का हिंदी अनुवाद जबरदस्ती ही है जी। तो ये जबरदस्ती वोटिंग करना डेमोक्रेसी के मूलभूत तौर पे एक सवाल इसी से जुड़ा जिसका जिक्र श्याम जाजू साहब ने भी किया था, वो है नोटा। अब नोटा भी वजूद में है, अगर मुझे लगता है कि मुझे ABCD किसी में से नहीं चुनना है, किसी को भी, सबके सब भ्रष्ट हैं या मेरे सिद्धांत के हिसाब से फिट नहीं बैठते हैं, तो मेरे पास नोटा भी है जिसका मैं इस्तेमाल कर सकता हूं। नोटा के इस्तेमाल में आप दूसरा एक प्रोग्राम करिएगा, मैं आपको बताऊंगा जी। नोटा जैसे लाया गया है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद आया है, राजनीतिक वर्ग ने नोटा नहीं चाहा है, ठीक बात है, एक बात, और नोटा जैसे आया है और जैसे लागू हो रहा है उसकी आजकल कोई वक़्त नहीं है। अगर 2000 लोग वोट डालते हैं, 1999 नोटा डालते हैं और एक वोट एक उम्मीदवार के पक्ष में जाता है तो वो उम्मीदवार चुना जाएगा। तो नोटा का कोई इस वक्त फायदा नहीं है। नोटा को आप ठीक करिए और मेरी इच्छा होगी तो मैं नोटा में दूंगा, नहीं होगी। अच्छा, ये भी आप ही की इच्छा के ऊपर, ये मेरी इच्छा, मैं मतलब आप ही की इच्छा है कि आप A को चुने, B को चुने, C को चुने या D को चुने, आप ही की इच्छा है कि आप नोटा चुने या ना चुने, और आप ही की इच्छा है कि आप वोट डालें या ना डालें। हाँ, मैं नागरिक हूं जी। नागरिक, जो लोग ये कानून बना रहे हैं, राजनीतिक लोग, उनको ये कानून बनाने की शक्ति मैंने दी है, ठीक है, मैं उनसे ये शक्ति ले भी सकता हूं। अखिलेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नोटा पे मैं बात करना, आपने जिक्र किया, उन्होंने जब पूछा, हाँ, तो नोटा जब आया था तब ये हो रहा था कि नोटा आना चाहिए क्योंकि बहुत से गलत लोग चुन जाते हैं। कितने लोग रिजेक्ट हुए, और नोटा का यूज होने के बाद कोई कल कहे कि ये आदमी बेकार है या ये खराब है, तो वो भी तो राइट अब किसी को नहीं रह जाएगा, क्योंकि नोटा तो था, ठीक है, आपने क्यों नहीं कर दिया कि वो खराब है। तो खैर नोटा पे बहस नहीं है, इन्होंने कहा अलग से टाइम रखें, ठीक है। तो हम दूसरी बात कर रहे थे कि जो इन्होंने कहा वो जेन्युइन पॉइंट है ये कि जो नैसर्गिक है, हमारा बहुत से लोग नाराज होते हैं गांव में, बिजली नहीं गांव में, गांव वाले कहते हैं इस बार वोट नहीं देंगे, बैनर लगा देते हैं। आप लोग कई बार रिपोर्टिंग भी की होंगे कि फला गांव में फला सुविधा न होने के नाते उस गांव के लोगों ने मतदान का ही बहिष्कार कर दिया। तो ये लोकतंत्र में अपनी एक विरोध का ये भी एक माध्यम होता है। ठीक है, ज्ञानी जी किस तरीके से आप देखते हैं सर, कुछ होना चाहिए ऐसा या कोई जरूरत नहीं? सब कुछ बढ़िया चल रहा है। सबसे पहले एक पासिंग रेफरेंस सिर्फ नोटा का दे देता हूं, जो छोकर साहब ने जो उदाहरण दिया कि 2000 में से 1999 लोगों ने नोटा दबाया, एक वोट किसी को मिल गया तो वो चुनाव जीत गया। तो मेरा एक विनम्र निवेदन है कि वो 1999 लोगों में इतनी शक्ति, हैसियत या जो भी और शब्द हो सकते हैं वो सब होना चाहिए कि वो भाई एक कैंडिडेट ही खड़ा कर लेते अगर उन्हें इतनी दिक्कत थी। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, फंडामेंटल बात है इस सारी बहस के पीछे, हम वोट डालने को अपना अधिकार समझते हैं, अपनी लग्जरी समझते हैं, छुट्टी के दिन का वेस्टेज समझते हैं, या एक ड्यूटी समझते हैं। संविधान कहता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इंडिया इज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जी, सॉवरेन, सोशलिस्ट और सेकुलर बाद में शब्द जुड़ गया। बट हम वोट डाल के खुद को एक सरकार देते हैं, तो दिस इज द एक्सरसाइज ऑफ द पावर ऑफ सॉवरेंटी। हम अपनी संप्रभुता की शक्ति का प्रयोग करते हैं। हमारी ये एक फंडामेंटल ड्यूटी है। इफ यू वांट टू रिमेन डेमोक्रेटिक यू हैव टू वोट, एक बात।
दूसरी बात ये कहना कि साहब वो तो 66% दे ही रहे हैं, हम काय को दें वोट। हाँ। मैं आपको 3-4 उदाहरण देता हूं जो नोटा के आने के काफी पहले के। असम में पिछली लोकसभा में 2 कैंडिडेट लोकसभा में पहुंचे हैं, जिनमें से एक श्रीमान जी को डाले गए वोटों का, नॉट के टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। डाले गए वोटों का 7% मिला था, एक श्रीमान जी को 11% मिला था। डाले गए दोनों वोटों हाँ, डाले गए वोटों का ठीक है। टोटल पॉपुलेशन तो उनको बहुत बुरी तरह ठीक रिजेक्ट है, कर चुकी ठीक थी एक है, तरह से। ठीक है। दूसरी बात, आप दिल्ली ग्रेटर कैलाश एरिया कभी भी वोटिंग 30% से ऊपर नहीं हुई है। श्याम जी बता देंगे, दिल्ली के प्रभारी भी रहे हैं 2-3 बार, कभी 30% ऊपर नहीं गई होगी। बंबई, जिस इलाके में बड़े बड़े उद्योगपति रहते हैं, 12%, 13%, इससे ऊपर पोलिंग नहीं जाती। डेमोक्रेसी का फायदा इनको मिला। इसी वर्ग को जो वोट डालना नहीं जाता, क्यों नहीं जाता? कि साहब एक सरकार प्रोवाइडेड छुट्टी है तो वी मस्ट एक्सप्लोर इट टू द मोस्ट। बंबई की वोटिंग कभी भी 30, 35, 40 से ऊपर नहीं आती। अब जो नेतागिरी है, जो नारेबाजी है, वो इस बात की कि यार हम एक अच्छी वाली छुट्टी दे रहे हैं आपको, देखो ये लोग यार टांग अड़ा रहे हैं। नहीं, इसको आप जिसको छुट्टी के तरीके से परिभाषित कर रहे हैं, उसको जगदीप साहब कह रहे हैं कि ये उसका अधिकार है, उसको लगता अधिकार है कि नहीं नहीं है, मुझे नहीं कर्तव्य है। डालना। ये फंडामेंटल दिक्कत है, ये कर्तव्य है, ये अधिकार नहीं है। जैसे आपने बहुत बढ़िया उदाहरण दिया था, राइट टू एजुकेशन होना चाहिए। हाँ, तो एजुकेशन में मत जबरदस्ती करिए, टीके पे मत जबरदस्ती करिए। किस पे? सुन लेते हैं अखिलेश जी, मैं आप आता हूं। टीका लगाने पे जबरदस्ती मत कीजिए, कहिए जी पोलियो का ड्रॉप लेना हो लो, नहीं लेना हो मर्जी आपकी, और ठीक है। डेमोक्रेसी है। तो आप करें कि यहाँ पर एजुकेशन लेना हो लो, नहीं लेना हो मत करो। ठीक अभी है, इन्होंने- आप करें कि मुंबई जैसे शहर मेरा मानना है इट शुड बी पार्ट ऑफ द ड्यूटी, और मैं इसके कारण भी एलाबोरेट करने को तैयार हूं कि क्यों ये ड्यूटी होना चाहिए। और जो हमारे लोकतंत्र में विकृतियां आ गई हैं, मुझे आश्चर्य छोकर साहब की बात से हुआ, जो उनमें से एक मेजर कारण ये है कि जो हमारा FTP फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है, कि जिसको सबसे ज्यादा वोट मिल गए उसने माला पहन ली और वो माननीय हो गया। उसको पता ही नहीं बेचारे को कि मेजोरिटी तेरे को रिजेक्ट कर चुकी है। ठीक है, वो Have सात an और- opinion first ठीक कि भाई तू है, चाहता लेकिन क्या क्या हो? 100% से, अगर 100% मतदान होता है तो वो 7 और 11% का जो फंडा है वो खत्म हो जाएगा क्या? देखिए, कम से कम आप फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम की जो उनकी जो विकृतियां हैं, जो उनकी जो डिफॉर्मिटीज हैं, उनसे तो पार पा जाएंगे। ठीक है, अखिलेश साहब, आपका दमक- देखिए देखिए ये जो थियरी की बात कर रहे हैं, वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ थियरी की बात कर रहे हैं। वो हमारे यहाँ की डेमोक्रेसी की बात ये नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर 100% वोट पड़ेगा, 20 कैंडिडेट हैं, हो सकता है 10% मिले लोगों को, किसी को 7 मिले, किसी को 15 मिले, किसी को 8 मिले, ये संभावना एक तब जीत भी है। जाएगा। हाँ। ये तो तभी संभव है जब प्रेसिडेंट टू पार्टी मैं ये नहीं फॉर्म कहता कि वो नहीं, first एक past the मिनट, post का एक विकल्प है, मिनट, पर एक हाँ, मिनट, काफी एक कम मिनट। कर देता हूं। ये ठीक जो पुरानी RSS बीजेपी की सोच थी इस फॉर्म पे होना चाहिए इस देश में, ठीक है। लेकिन उसको इस देश ने अडॉप्ट लेकिन नहीं मैं किया। आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि आप ही की पार्टी के सांसद जयप्रकाश अग्रवाल स्वयं लोकसभा में एक प्राइवेट मेंबर बिल लाए, जिसमें उन्होंने कहा कि कंपलसरी वोटिंग इस देश में होना चाहिए, और बड़ी लंबी चर्चा बहुत सी चली। चीजें सोचते हैं लोकतंत्र में, उसमें इतना नहीं है। बहुत से लोग इस देश में बहुत सी विचारधाराओं को सोचते हैं। अभी आपने एक दूसरे विचारधारा के जिक्र किया कि यहाँ वोट देने की बात है, कहते हैं इनको वोटे राइट नहीं ठीक है। है। लेकिन संविधान व्यवस्था से ही देश चलेगा और जनता की भावना से। ठीक है, उसका सर, एक भी छोटा सा ब्रेक मर्यादा लेने के लिए कहा सिंपल जा रहा एक है। छोटा सा ज्ञानेश प्रश्न, सर, आपकी नजर में वोटिंग अधिकार है, लग्जरी है या ड्यूटी है? ठीक है, आप और बता इतने दीजिए। लोग वोट दे रहे हैं, वो क्यों दे रहे हैं? मतलब कुछ लोग ड्यूटी निभा रहे हैं, कुछ लोग लग्जरी निभाने के लिए इंटाइटल्ड होने चाहिए। हर समाज में या परिवार में आप क्या ये मानक तय कर सकते हैं कि जितना जो काम मेहनत कर रहा है उतना हर कोई करे? नहीं तो कुछ नहीं, करेंगे, ये- बाकी मौज में रहने चाहिए। ठीक। नहीं नहीं, देखिए चलिए एक छोटा सा ब्रेक नहीं, ले ये रहे तो हैं। लंबी कुछ बहस है। कुछ अगर 5 अखिलेश लोगों जी, का परिवार है, हाँ, तो उसमें कोई बड़ा काम कर रहा होगा, कोई बड़े पद ठीक पे है। होगा, कोई ज्यादा अर्निंग अखिलेश कर जी, रहा होगा, कोई ज्यादा कुछ मेहनत तर्क- कर रहा होगा। कुछ तर्क तो ब्रेक ये के नहीं बीच कि के लिए जो भी रख छोटा वाला लेते हैं। कम कर रहा है कुछ- उसको उस परिवार का उसके अखिलेश लाभ साहब, न मिले, यही तो ठीक है। खूबसूरती है अखिलेश हमारे साहब, देश कुछ की। तर्क के बाद ब्रेक में के लिए भी एक रख क्वेश्चन लेते का जरूर उत्तर हैं। देना एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो इसी पहलू को थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे, संवैधानिक लिहाज से भी और जो राजनीति का व्यवहार है उसके लिहाज से भी। तुरंत हाजिर हो रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं लोकमंच, जिसमें आज हम चर्चा कर रहे हैं अनिवार्य मतदान की।
और इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन पर जुड़ रहे हैं जय नारायण व्यास जी। आप बीजेपी के नेता हैं, गुजरात से ही आते हैं। बहुत बहुत स्वागत है जय नारायण जी आपका कार्यक्रम में। हम यहाँ अनिवार्य मतदान पर चर्चा कर रहे हैं। सर, यहाँ पर जो तर्क आ रहे हैं उसमें एक बड़ा हिस्सा ये भी सोचता है कि ये कहीं ना कहीं संविधान की मूल अवधारणा के खिलाफ है कि आप किसी व्यक्ति को मजबूर कर रहे हैं कि वो वोट डालने के लिए घर से निकले। ये उसका अधिकार है, वो तय करेगा कि उसको क्या करना है क्या नहीं। क्यों आपको लगता है कि गुजरात में अनिवार्य मतदान होना चाहिए? देखिए, पहले तो मैं बात कहूं कि ऐसे कई देश है जो लोकशाही देश है और आज भी कंपलसरी वोटिंग जहां फॉलो किया जाता है। तो ये बात बंधारण के साथ जोड़ के अगर आप ये कहो कि मतदान देने के लिए आप किसी को मत के लिए क्यों बाध्य कर रहे हो, तो मैं ये कहूंगा कि अगर लोकशाही की सही मूल में व्याख्या की जाए तो लोकशाही में मत देना आपका अधिकार नहीं, फर्ज बननी चाहिए, क्योंकि लोकशाही चलती है आपके अधिकार से, आपके मत से चलती है। तो ये बात तो सही नहीं है। और कई देश ऐसे कि जहां ये लोकशाही होने के बावजूद भी कंपलसरी वोटिंग या फर्जियात मताधिकार की बात फॉलो की जाती है। इसके अलावा हम जानते हैं इसके फायदे क्या हैं सर? अगर अनिवार्य मतदान हो भी जाए, माफ कीजिए आपको बीच में रोक रहा हूं, अनिवार्य मतदान से राज्य को फायदा क्या होने जा रहा है, राजनीतिक व्यवस्था को क्या फायदा होने जा रहा है? देखिए, राजनीतिक व्यवस्था को हम जानते हैं हमारे यहाँ, देखिए एक तो हम परिपक्व लोकशाही में ये आज तक की जो व्यवस्थाएं हैं देख चुके हैं कि कई जगह वंशवाद पे, कोमवाद पे, मतदान कम होने से, पैसे से लेकर अन्य प्रलोभनों से मतदान के ऊपर असर होती है लोकशाही व्यवस्था होने के बावजूद भी। तो ये जो अगर कंपलसरी वोटिंग हो जाए तो एक हद तक पूरा डाइल्यूशन इसका हो जाएगा, ये असर नहीं होगी। तो मैं मानता हूं कि ये लोकशाही व्यवस्था के लिए भी उपकारक रहेगी। मतलब अक्टूबर में जो गुजरात में चुनाव होने हैं स्थानीय निकाय के, जब हम नवंबर में चर्चा करेंगे तो वहां सब कुछ अच्छा होगा। देखिए, अच्छा होगा ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। जैसे जिस दिन हमारा बंधारण भी रचा गया होगा उस दिन भी यही अपेक्षा की गई होती कि जिस तरह की लोकशाही हमें पा रहे हैं उसमें भी सब अच्छा हुआ। जयनारायण जी हमारे साथ नहीं हुआ है। जी जयनारायण जी, माफ कीजिए आपको बीच में रोक रहा हूँ। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं अखिलेश प्रताप सिंह जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, आपने जो लास्ट में सवाल किया जयनारायण जी से, उनकी दुविधा देखी गई, क्योंकि उन्हें पता है कि ये असंवैधानिक अप्राकृतिक कानून है, ये अदालत से रुक जाएगा, क्योंकि ये मतदाता का अधिकार है। ये सरकार का अधिकार नहीं है कि जबरदस्ती आप किसी से वोट डलवाएंगे। बादशाह लोकतंत्र में जनता जनार्दन है, उसका यह अधिकार है, वो देगा। आप उसे जागरूक करके कहिए जी कि आप मैक्सिमम पार्टिसिपेशन करो। वो कर रही है। आप पिछले 10 वर्षों में देखें, उसकी जागरूकता जितनी बढ़ी है 15 वर्षों में, और 60% यंग जनरेशन आ रहा है। और देखिए, यंग जनरेशन मैक्सिमम वोट दे रहा है। वो अपनी सरकार चाहता है, क्योंकि मेहनत से पढ़ता है जी, वो अपने इतना पैसा लगा के उसके माँ बाप पढ़ाते हैं, वो अच्छी जिंदगी चाहता है, वो चाहता है कि ये सरकार हमें अच्छा फ्यूचर देगी, वो वोट देता है। हाँ, लेकिन उसमें इतनी जागरूकता आ गई बढ़ा कहाँ है जगदीप सर? अभी लोकसभा, अभी विधानसभा का चुनाव हुआ, 66% रहा सर इस बार के लोकसभा चुनाव में। जयनारायण जी, मैं आऊंगा आपके पास। 66% इस बार रहा। औसत आप देखें पिछले लगभग 15 लोकसभा चुनावों का, तो लगभग 5 से 7% का अंतर है। 60%, 62%, 64%, इस बार 66%। क्या आपको लग रहा है कि जिस तरीके के परिणाम दिखने चाहिए उतना गुणात्मक बदलाव दिखा है इस युवा भारत में? अगर आप पिछले स्टेट इलेक्शंस को भी देखें जी, तो जो ट्रेंड है वो बढ़ता है, वो बढ़ रहा है। एक बात ठीक है। दूसरी बात यह है कि अभी कहा गया था कि जयनारायण जी से कोई सवाल आपका, वो जुड़े हुए हैं? जयनारायण जी से तो मेरा कोई सवाल नहीं। आप संतुष्ट हैं उनके तर्क से? नहीं, मैं उनके तर्क से संतुष्ट नहीं हूं, लेकिन मैं उनसे वाद विवाद नहीं करना चाहता, क्योंकि वो टेलीफोन पे है, मैं यहाँ बैठा हूँ। हाँ, नहीं, फिर भी उनके किसी जो बात उन्होंने कही उससे आपके मन में कोई सवाल उपजा हो? नहीं, उनकी बात ये कहना कि नागरिक का ये कर्तव्य है, लोकतंत्र को सिर पे रख के चलना सिर्फ नागरिक का कर्तव्य है, राजनीतिक दलों का तो कोई कर्तव्य नहीं है। वो जिसको मर्जी टिकट दें। जैसे विनेबिलिटी क्या चीज है उसकी परिभाषा उनकी अपनी। आता हूं जयप्रकाश सर, आता हूं आपके पास। उन्होंने मसल पावर और मनी पावर की बात की। मसल वालों को और मनी वालों को नागरिक टिकट देते हैं। हम एक चर्चा करते हैं जिसमें कहते हैं रेड अलर्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी, जिसमें 3 से ज्यादा उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होते हैं।
आधी से ज्यादा चुनाव क्षेत्रों में वैसे लोग पाए जाते हैं। ठीक बात, ये अहम बात है। राजनीतिक दलों को सीआईसी कहता है कि आप राइट टू इंफॉर्मेशन में पब्लिक अथॉरिटी हो जाइए, वो नहीं होते। राजनीतिक दलों का तो कोई वो कर्तव्य नहीं है, हाँ। सिवाय इसके कि चुनाव जीतना है, मनी पावर मसल पावर से जीते तो भी ठीक है, हाँ। नागरिक बेचारे के ऊपर आप ढालते जाइए। इसको समझ लेते हैं सर एक बार। जयनारायण जी, ये बड़ी अहम बात है जो यहाँ पर जगदीप जी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र को बेहतर तरीके से चलाने की सारी जिम्मेदारी सिर्फ वोटर के ऊपर ही है क्या? देखिए जगदीश जी से मैं ये कहना चाहूंगा कि कम से कम आज आप नागरिक बेचारा कह रहे हैं कि हद तक पहुंच गए हैं, जो इस देश में किस तरह की राज्य व्यवस्था आपने दी है उसका उदाहरण है। मगर मैं आपको ये कहना चाहूंगा जगदीश जी कि आपकी जो फंडामेंटल जो भूल है, मिस्टेक है, वो ये है कि आप ये कहते हैं कि सरकार कैसे वो चुनाव कराना वो तय नहीं कर सकती, सरकार नहीं कर सकती। मैं मानता हूँ आपकी बात, ये चुनाव आयोग कराता है, सरकार नहीं कराती। और चुनाव आयोग के अपने कायदे हैं, अपने नियम है। ये कह रहे हैं कि चुनाव के लिए एक मिनट मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। जयनारायण जी, एक सेकंड में बता से जुड़ा हुआ कायदा है। जयनारायण जी उस प्रदेश के हैं जहां सजा याफ्ता मंत्री 3 साल मंत्री रहा। ठीक है सर, वो पूरे देश की तस्वीर है। तो जो रहने जिसे मानना नहीं है वो नहीं मानेगा। ठीक जब है। वो बिल पास कर रहे हैं उसके पक्ष में बोलेंगे ही। नैतिकता भी करती है, कानून भी करता है। चलिए 2 साल के बाद। जयनारायण जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर कार्यक्रम में समय निकालने के लिए। श्याम जाजू साहब भी हैं हमारे साथ यहाँ पर। श्याम जाजू साहब, जो बात जगदीप जी कह रहे हैं ये बात आप पर भी लागू होती है और अखिलेश जी पर भी लागू होती है कि जब आप कहना चाहता हूं, मैं सिर्फ सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ। जयनारायण जी ने सरकार का नाम लिया, मैं राजनीतिक व्यवस्था की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, उसमें दोनों और भी बाकी सब हैं, हाँ। और जो 1650 से ज्यादा राजनीतिक दल रजिस्टर्ड हैं, वो सब शामिल है उसमें। ये विरोधाभास क्यों? मतलब एक तरफ आप नागरिक को कहीं ज्यादा जिम्मेदार और जागरूक बनाने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ जब एडीआर ये आंकड़े जारी करती है तो बताती है कि किस तरीके से कहां क्या क्या गड़बड़ है। बेसिकली ये सोच जो कोई शुरू हुई है इसमें कोई राजनीतिक सोच नहीं है, ये समाज के हित की सोच है, वाइडर इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी एंड डेमोक्रेसी। नहीं तो ये इसकी पहले अपने घर से अरुचि और उदासीनता जी, इसके कारण लोगों का वोटिंग परसेंटेज कम था। 100% होना चाहिए, ये सबकी प्रक्रिया है। इसके पहले के कुछ उदाहरण मैं आपको देता हूं। इस साल कांग्रेस ने बहुत साल राज किया। कांग्रेस की एक टाइम दादागिरी चलती थी, कैंपेन में भी, उम्मीदवारों में भी, सब में। तब जब सेशन के माध्यम से जब कुछ उसमें रिकमेंडेशन आए, कुछ इंप्रूवमेंट हुई, तो लोगों को लगा भाई पैसे का क्या मर्यादा है, जिसकी जो क्षमता है वो खर्चेगा। तो नहीं, उस पर बंधन लाया। आज उसका एक अच्छा स्वरूप हम देख रहे हैं। पर्चियां बांटने का काम ये कभी आज तक इलेक्शन कमीशन नहीं कर रहा था, पर उन्होंने ये माना नहीं किस पार्टी की वो क्षमता है, किसकी नहीं, वो घर पे जाके और क्या देंगे क्या नहीं देंगे। बेसिकली ये हमारा काम है, लोगों तक पहुंचना, इससे भी लोगों तक पहुंचना, इससे भी मतदाता बढ़े। सर चुनाव आयोग ने भी काम कर लिया, आप जनता से भी काम कराने, मैं आता हूं अखिलेश जी, चुनाव आयोग ने भी काम कर लिया साल दर साल, जनता से भी अब आप काम कराने की उम्मीद रख रहे हैं। मेरा जो बुनियादी सवाल है सीधा वो ये कि आप क्या काम कर रहे हैं चुनाव सुधार के संदर्भ में? क्या आप जनता को बेहतर उम्मीदवार दे रहे हैं? अगर नहीं दे रहे हैं तो वही तो हताशा है जिसके कारण 3 में से 2 व्यक्ति सिर्फ वोट डालने जा रहे हैं, एक नहीं जा रहा है। निश्चित रूप से जनता दंड शक्ति का काम करती है। जनता में जैसे जैसे अलर्टनेस बढ़ेगा, करप्शन वाले मामलों में, करप्शन जिसके नाम पर चार्जेस है, जिसको पनिशमेंट मिली है, इनको उम्मीदवारी नहीं देनी चाहिए। ये जब जागरूकता शुरू हुई, अपने आप में पॉलिटिकल पार्टी को सोचना ही पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये जनता का आप लोग वास्तव में सोचते हैं क्या? मतलब ये अनिवार्य मतदान हो या ना हो, अगर कैंडिडेट से आपने बढ़िया उतार दिए तो सही कह रहे हैं जगदीप साहब, लोग घरों से निकलेंगे वोट डालने के लिए। सही कह रहे हैं, मैं बता रहा हूं। करप्शन की बात है, पॉलिटिकल करप्शन की बात है, बहुत बातें की जाती हैं। सत्ता माने के बाद क्या हुआ? लोकपाल कहां गया, सीवीसी कहां गया, आरटीआई। ठीक है, थोड़ा आरोप प्रत्यारोप से बचते हैं। नहीं, जो बात सुन लेते उन सब चक्करों में नहीं पड़ते सर, विषयांतर नहीं होता। श्याम जाजू करप्शन विषयांतर नहीं होते हैं। इंस्टीट्यूशंस को थोड़ा डिफंक कर दिया गया, कहते हैं कि करप्शन की चीज नहीं आई। सर मैं राजनीतिक दलों की बात, राजनीतिक दल ही तो ये कर रहे हैं। जो राजनीतिक दल कल तक क्या बोलता था, सत्ता माने के बाद जिस चीज पे नारे लगाते थे उसी चीज को डिफेंड। सर अभी छोड़ देते हैं। मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूं कि राजनीतिक सुधार को लेकर क्या आप लोग ईमानदार हैं? जागरूकता ऐसी बड़ी कुंजी है कि आप देखें पिछले कुछ वर्षों में जो उसके पहले अच्छे डॉन जीतते थे, बिहार से लेके यूपी से लेके कहां तक, उनको जनता निगलेक्ट करने लगी क्योंकि जागरूकता बढ़ी है, परसेंटेज ऑफ वोटिंग बढ़ी है। अब
जो इस तरह के बहुत इक्के दुक्के जीत रहे हैं, हम ये नहीं करें कि 100% नहीं जीत रहे हैं, और वो इक्के दुक्के भी इसलिए जीत जा रहे हैं कि उनकी पार्टी का बड़ा वोट बेस है, इस कारण से। ये भी फैक्ट है कि अगर पार्टी उनको टिकट नहीं देती तो उन्हें जीतते। लेकिन जो एक माहौल था कुछ दिनों पहले तक, वो जागरूक जनता ने, नौजवानों ने, बुजुर्गों ने, किसानों ने उनको साइडलाइन करना शुरू कर दिया। लेकिन वो एक सवाल, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पहलू है जागरूक जनता, उसकी भागीदारी। जागरूक जनता होगी तो भागीदारी बढ़ेगी और अच्छे लोग चुने जाएंगे, पार्टियां मजबूत हो जाएंगी अच्छे लोगों को टिकट देने। ज्ञानंद जी के सवाल का जवाब नहीं दिया। वोट डालना किसी व्यक्ति की ड्यूटी है या उसकी चॉइस? संविधान में क्या है ज्ञानंद जी बताएं। नहीं, मैं आपसे आपके अनुभव के आधार पर मैं भी ये तो संविधान में वर्णित है कि उसकी चॉइस है, ये नहीं, अधिकार है, कर्तव्य नहीं है, अधिकार है। ठीक है, फिर आप डेमोक्रेसी कैसे होती है? जगदीप सर, ये जो स्थिति है सर, इसको थोड़ा सा आप भी समझाइए। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि हाँ, हम लोगों को भी एक वोटर के तौर पर कुछ सोचना समझना होगा कि आखिर क्यों अनिवार्य मतदान के विधेयक की भी जरूरत आन पड़ी, क्यों इस तरीके का कानून भी बन रहा है किसी राज्य में? ये मैं सोच के ही कह रहा हूं। इसकी जरूरत इसलिए आन पड़ी कि राजनीतिक वर्ग अपनी जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं समझ रहा है। राजनीतिक वर्ग ने वोटर को बरगलाया, उसके पास चॉइस नहीं छोड़ी। फिर जब नोटा के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट को लिखना पड़ा, ये सेंटेंस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में है, इफ मोर एंड मोर पीपल यूज नोटा, पॉलिटिकल पार्टीज विल बी फोर्स टू पुट अप बेटर कैंडिडेट्स। ये क्यों जरूरी होना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टियों को फोर्स किया जाए? वो अपनी मर्जी से क्यों नहीं करते? ठीक बात है। तो पॉलिटिकल पार्टियों की कोई जिम्मेवारी है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो मैं नागरिक हूं, मैं वोटर हूं। मैं पिछले 5 इलेक्शन से नोटा या पहले वो रूल 49O का इस्तेमाल करता आया हूं। मुझे ये संपूर्ण विश्वास है कि ये जो अपैथी और वो अरुचि वगैरह जितने भी शब्द हैं, ये इसलिए हैं कि वोटर को चॉइस नहीं है। ठीक है, वोटर देखता है कि मैं किसको वोट डालूं। ये जो कह रहे हैं इस बात में दम है, मतलब इसको स्वीकार लीजिए। ये केवल कांग्रेस या बीजेपी की बात नहीं है, वो सही कह रहे हैं। सबकी बात है, कांग्रेस, राजनीतिक दलों बीएसपी, सबके दल हैं, इनके पास सारे बहुत बड़ा हंगामा है, सारे रिकॉर्ड हैं इनके पास। जितने दल हैं सबसे कम टेंटेड लोग कांग्रेस में हैं। और एक मिनट, वो भी उन धाराओं में हैं। ठीक है सर, उन पेज में नहीं पढ़ते, वो वाली धाराएं नहीं, ये शर्तें लागू वाली धारा है। लेकिन देखिए इसमें हम कांग्रेस की बात कर ही नहीं रहे, इसमें सब पॉलिटिकल पार्टियों पे नहीं, हम केवल कांग्रेस की भी बात नहीं, हम सर पूरे राजनीतिक वर्ग की बात। मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। आज के तारीख में केजरीवाल पे 4 केस है, क्रिमिनल है ना? तो है ना केस, आप केस का कानून आप केस का कानून बदलिए ना। फिर वही बात, आम आदमी पार्टी के जो लोग धरना प्रदर्शन बता रहे थे, कर रहे थे कि केसेज वाले लोग बैठे हैं, आज उनके भी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री फलाने पे केस है, तो क्या हम उन्हें क्रिमिनल माने? बिल्कुल मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे। आप कानून बदलिए। लेकिन जो मेरा बुनियादी सवाल था, जगदीप साहब, एक मिनट, क्रिमिनल किसी की मर्जी से नहीं होता है, बदलना पड़ेगा। फिर तो बदलिए ना उसको करना है। अरे आप 20 साल सत्ता में रहे, क्यों नहीं बदला आपने? जगदीप साहब रहने देते हैं सर। श्याम जाजू साहब, ये बुनियादी सवाल है सर, थोड़ा राजनीति को बीच में नहीं लाते सर, राजनीति को बीच में नहीं लाते, उसमें से निकालिए। जगदीप साहब, राजनीति को बीच में नहीं लाते हैं बेवजह की। ईमानदारी से थोड़ा सा, जो आपका भी अनुभव है, आपको लगता है कि हाँ, आप लोग भी ईमानदार नहीं है, स्थिति वहीं से गड़बड़ानी शुरू होती है? मुझे ऐसा लगता है, एक बात की ओर मैं आपका ध्यान, आप मतलब बीजेपी नहीं, पूरा राजनीतिक वर्ग। बिल्कुल। जब हम विपक्ष का रोल करते थे, एक टाइम इस देश में ऐसी भी परंपरा रही है आंदोलन करने की, अपनी भावना व्यक्त करने की। प्रेक्षा गैलरी से हम पर्चे फेंकते थे, नारे लगाते थे, कुछ बात अपनी व्यक्त करते थे। एक हमारी पार्टी ने पहली बार इस देश में प्रोज एंड कॉन्स में, डूज एंड डोंट्स में यह पारित किया। हमारी सरकार रहे या हम विपक्ष में रहे, हमारे पार्टी का कोई भी प्रतिनिधि किसी भी प्रेक्षा गैलरी से पर्चा नहीं फेंकेगा, नारे नहीं लगाएगा, क्योंकि हमारे बैठे हुए प्रतिनिधि नीचे है। डेमोक्रेसी के लिए ये घातक है। अब मुझे बताइए, ज्ञानेंद्र जी ने जो बात उठाई, बहुत महत्वपूर्ण बात। मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए सर, राजनीतिक ईमानदारी है क्या? निश्चित रूप से
पॉलिटिकल सभी सिस्टम में परिवर्तन होना चाहिए, उसमें सुधार होने चाहिए। इस विषय में जो जो भी अच्छी पहल करनी चाहिए उसमें हमारे पार्टी की निश्चित रूप से भागीदारी है और हमारा सहभाग है। एक बात की ओर मैं आपका बेसिक बात की ओर ध्यान देना चाहता हूं। मुझे एक बात बताइए, वोटिंग के लिए परसेंटेज कम किसका था? उच्च वर्ग था, सुशिक्षित लोगों का था, पैसे वालों का था। और आर्गुमेंट क्या था? अरे इतनी बड़ी लाइन होती है, इतनी धूप होती है, आम आदमी के साथ हम कैसे लाइन में खड़े रहे? यानी आपको इस देश का रोड यूज करना है, रेलवे यूज करनी है, हवा यूज करनी है, पानी यूज करना है, पर डेमोक्रेसी के लिए जो आपका कर्तव्य बनता है वो आप नकारेंगे। क्यों? वो आपकी लग्जरी हो गई। अरे हम तो नहीं खड़े रह सकते। यानी आप लोकतंत्र के ये पवित्र मंदिर में आपके कर्तव्य से मुकर रहे हैं। ठीक है, आप इसलिए दयानंद जी ने जो सवाल उठाया, लग्जरी है, अधिकार है, क्या ड्यूटी है? इसी से जुड़ा सवाल है। देश में इतने सारे कानून पहले से बने हुए हैं जो बताते हैं आपको कि नहीं, आप जिम्मेदार नागरिक बन के रहिए, अगर आपने कुछ भी गड़बड़ किया तो इस दफा में केस दर्ज हो जाएंगे। क्या हम सब जिम्मेदार नागरिक बन गए? क्या एक और नया कानून लाना इस बात की गारंटी है कि चुनाव सुधार के संदर्भ में या मतदान के संदर्भ में सब कुछ अच्छा हो जाएगा? निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कुछ प्रमोटिव बातें रखनी चाहिए। जो वो अपना कर्तव्य करने में चूकेंगे उनको ये कहने का अधिकार नहीं कि ये सरकार ने मेरा काम 8 दिन में मेरे को जवाब देना चाहिए, जो आम आदमी के लिए है व्यवस्था। ठीक है, ये उसका हक खत्म हो जाए। उसको ठीक है, ज्ञानंद जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं दोनों बातें कहना चाहता हूँ। जैसा मैंने पहले कहा, सच तो ये है कि चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, अब तक की जैसी राज्य व्यवस्था चलती आ रही है उसमें सब सेक्टेरियन बात करते हैं और कुछ पार्टियां ओवरग्रो कर जाती हैं या डिफरेंट इलाकों में डिफरेंट सेक्टर्स की बात करने लगती हैं और इस तरह से वो बड़ी पार्टियां हो जाती हैं। ठीक है, मुझे आज तक बहुत स्पष्ट तौर पर कोई उदाहरण ऐसा नहीं मिलता कि किसी ने पूरे देश की, पूरे समाज की, सभी लोगों के हित की बात की हो। तो इस कारण हमारे यहाँ जो राजनीतिक खींचतान पर कांग्रेस पार्टी मैं पार्टियों का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। जब आप सारे लोगों के लिए वोटिंग कंपलसरी करते हैं तब निश्चित तौर पर सारे राजनेताओं के लिए, जो चोगर साहब बात उठा रहे थे कि भाई पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, जब 100% पोलिंग होनी है हमें पता है, तो हम झुग्गी वाले के भी फेवर में बात करनी पड़ेगी, हमें ऑटो वाले की भी बात करनी पड़ेगी, हमें अंबानी की भी बात करनी पड़ेगी और जो भी वहां पे वोटर लड़ेगा वहीं तो करेगा। कोई अभी तक जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि हम ये देख लेते हैं कि यार ये 60% वोट पड़ेगा, इसमें से इतना परसेंट इस कास्ट का है या इस ग्रुप का है या इस सोशल ग्रुप का है, तो हम उसकी नेतागिरी करें तो बाकी पार पाई जाएंगे। तो इस कारण आप अपने देश का, अपने लोकतंत्र का कितना नुकसान कर रहे हैं इसका अगर अंदाज लगाने बैठेंगे और उसको अगर हम एक बार पढ़ेंगे, सोचेंगे कि क्या कर रहे हैं हम, तो हमें लगेगा कि हम 15-20 साल के अंदर अंदर अपनी सर मैं आता हूं आपके पास, लेकिन जगदीप सर उससे पहले आपसे समझूंगा। मैं पढ़ रहा था जिसमें बताया गया कि 25 ऐसे देश हैं जहां कंपलसरी वोटिंग का प्रावधान है। उसमें ऑस्ट्रेलिया है, अर्जेंटीना है, बेल्जियम है, ब्राजील है, कोरिया है, उत्तर कोरिया, तुर्की, इजिप्ट में केवल पुरुषों के लिए अनिवार्य मतदान है, फिजी में भी है। ये लॉ कमीशन की रिपोर्ट में इन सब देशों का व्याख्यान किया गया है। वहां क्या क्या प्रावधान है, उसका क्या क्या असर होता है, उसको इंप्लीमेंट करने में क्या क्या दिक्कत होती है और वो भारत में क्यों नहीं लागू हो सकता। ये लॉ कमीशन ने अभी पिछले महीने ही इस पे चर्चा तो आप कह रहे हैं कि उन 25 देशों में है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहां भी गारंटी है कि हो जाए? बिल्कुल नहीं है ये मतलब। और दूसरी बात जो ज्ञानेंद्र जी बार बार कह रहे हैं कि ये फर्स्ट पास्ट द पोस्ट में जब सब लोग वोट करेंगे तो सबका ध्यान करेंगे, उसका एक और भी तरीका है जिसका जिम्मेदारी वोटर के कंधे पे नहीं रखने की जरूरत है। जिसको 50% से ज्यादा वोट मिले वो इलेक्ट हो जाए, 50% + 1। अरे सर दोनों ही विरोध करने लगेंगे? नहीं करेंगे ना, क्योंकि जो भी ऐसा काम है जिसमें राजनीतिक दलों को जरा सा भी कष्ट हो उसका दनादन विरोध होता है। ये तो तुरंत राजनीतिक दलों के लिए कष्ट हो जाएगा। नहीं तो राजनीतिक दलों को कष्ट ना हो, वोटर को कष्ट हो, ये मंजूर है। नहीं फोर्स कर देगा। वोटर को कष्ट हो, उसको सजा हो वोट ना करने की, उसको सुविधाएं ना मिले वोट ना करने की, राजनीतिक दलों के चेहरे पे शिकन नहीं आना चाहिए। ठीक है, कुछ अखिलेश जी आपको जाना भी है 50% वाली बात पर कुछ देखिए, मैं पहले आपका जवाब दे दूं। हमारे देश में रिकॉग्नाइज राष्ट्रीय पार्टियां अब घर छड़ के 5 या 6 बच गई। क्या सारे देश रिकॉग्नाइज नेशनल राष्ट्रीय पार्टियां, राष्ट्रीय पार्टी आपने रिकॉग्नाइज कहा, मान्यता प्राप्त हमारे राष्ट्रीय दल जो है 5 या 6 हैं। हाँ, मैं जो बता रहा हूँ जो आप ये अभी बता रहे थे कि कंपलसरी वोटिंग से हो जाएगा, वो 2 पार्टियों के अलावा क्या वो राष्ट्रीय पार्टियां हैं? कागज में तो हैं।
नहीं 50% वाली नहीं बात नहीं, इसीलिए इनका कहना यह था कि पूरे देश के लोगों को फिर वो इंटरेस्ट की बात करेंगे सारे दल। अरे भाई सारे दल वही पूरे देश की इंटरेस्ट की आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। मैं जगदीप जी आपके एक मिनट तो वो जहां पे लड़ेगा, जहां जितने एरिया में वो दल लड़ेगा ज्ञानंद जी सुन ले प्लीज, तो जो लड़ेगा उस हिसाब से तो ही वो अपना जो भी उसका एजेंडा होगा या मैनिफेस्टो होगा करेगा। दूसरी बात, हमारे मन के हिसाब से हाँ ये देश नहीं चलेगा कि 50% मिले 60% मिले। अपनी अपनी विचारधारा है, भावना है, 7% मिले और 11% मिले साहब पड़े हुए वोटों में। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, फिर तो प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कर दीजिए ना। ठीक है, वो कर दीजिए। तो आपकी मर्जी से नहीं चलेगा ना। बहुत लोग बहुत कुछ चाहते हैं। अभी इन्होंने एक पार्टी का जिक्र किया, वो भी चाहते हैं तो वो भी कर दीजिए। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है सर, लेकिन आपको जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका कार्यक्रम में समय निकालने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो इसी से जुड़े कुछ और पहलुओं को भी समझने की कोशिश करेंगे। तुरंत हाजिर हो रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं लोकमंच, जिसमें आज हम चर्चा कर रहे हैं अनिवार्य मतदान की। और हमारे साथ इस चर्चा में एक और खास मेहमान जुड़ रहे हैं, विपुल मुदगल। आप जाने माने राजनीतिक और सामाजिक विश्लेषक हैं। विपुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं अनिवार्य मतदान की। गुजरात में जो विधेयक था उस पर मोहर लग चुकी है राज्यपाल की तरफ से। हाल ही में एक समिति बनी है, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि गुजरात पहला राज्य होगा जहां स्थानीय निकाय के चुनाव में अनिवार्य मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी। किस तरीके से आप देखते हैं सर इसको? अभी जो मतदान का प्रतिशत है वो लगभग 66% रहा इस बार के लोकसभा चुनाव में। अनिवार्य मतदान से स्थितियां कुछ और बेहतर होती दिखती हैं क्या आपको? मुझे लगता है कि अनुराग, हमें इसको बहुत अच्छी तरह विचार करना पड़ेगा कि देखिए, जो चीजें अच्छी चल रही हैं उन्हें बदलने की क्या जरूरत है। लगातार भारत में जो मतदान का प्रतिशत है वो सुधर रहा है। महिलाएं ज्यादा वोट कर रही हैं, कमजोर तबके के लोग ज्यादा वोट कर रहे हैं, अल्पसंख्यक ज्यादा वोट कर रहे हैं, दलित, आदिवासी और तरह तरह के पिछड़े हुए लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आके वोट कर रहे हैं। तो जो चीज लगातार सुधर रही है उसको और एडवेंचरस होके और उसमें डंडा चलाने की मुझे बिल्कुल जरूरत नजर नहीं आती। मुझे ऐसा लगता है कि शायद कुछ लोग जो है वो, सर माफ कीजिए आपको बीच में रोक रहा था, 1984 में मेरा मानना यह है कि देखिए आपके पास, जी आप कहें, अपनी बात करें। जी नहीं, मैं ये कह रहा था कि अगर इतने वोटर हैं आपके पास और आपके पास अगर 5% या 10% वोटर भी वोट नहीं कर पाते और उनके खिलाफ आपको कार्रवाई करनी पड़े, तो भारत जैसे कि देश में 10-15 करोड़ लोगों के खिलाफ इस बार के हिसाब से देखें तो 28 करोड़ लोगों के हिसाब, क्या आप कार्रवाई कर पाएंगे? तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई वो है। और ये दूसरा गरीब विरोधी भी हो सकता है अगर सही तरह से नहीं किया गया। मैं मानता हूं, देखिए कोई हर्ज नहीं है नई सोच में, नए तरीके आजमाने में, लेकिन कम से कम ये तो देखिए कि उसका विभाजन किस तरह से हो रहा है। मुझे लगता है अनुराग, ये गरीब विरोधी ना हो जाए। ठीक है, क्योंकि जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है गरीब आदमी जो पे करता है, उसकी दिहाड़ी मारी जाती है, घर में लोग बीमार होते हैं, लोग तीर्थ यात्राओं पे जाते हैं, लोग तमाम तरह की कारणों की वजह से लोग यात्राएं कर रहे होते हैं, तो वो सब खत्म हो जाएगा। जी ज्ञानंद जी, ये जो बात विपुल जी कह रहे हैं ये भी काफी हद तक ठीक है। अगर इस देश में 5% लोग भी ऐसे पाए जाते हैं जिन्होंने वोट नहीं डाला, तो जो भी दंडात्मक कार्रवाई है वो लगभग करोड़ों की संख्या में होगी जिनके ऊपर होगी वो कार्रवाई। देखिए मेरा मानना है, मैं बहुत विनम्रता से ये कहना चाहता हूँ कि ये कितने फीसदी होंगे, कितने नहीं होंगे और क्या दंडात्मक कार्रवाई होगी या उसको, ये सारे प्रबंधन के सवाल हैं जी। आप इसको कैसे मैनेज करते हैं? जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ ऑस्ट्रेलिया का। वो चुनाव तारीख को ही वोट डाला जाए ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं रखते। आप उसके पहले वोट डालना चाहते हैं पहले वोट डाल लीजिए। गुजरात ने ई वोटिंग की भी फैसिलिटी दी है, आप मोबाइल वोटिंग सेंटर डाल सकते हैं, तरीके असंख्य हो सकते हैं।
इसके बाद फिर भी अगर ये लगे कि यार किसी व्यक्ति को कष्ट हो सकता है, तो मेरा फिर ये एक कहना होगा कि साइकोलॉजी ऑफ फियर कैन नॉट डिक्टेट द लॉ, लॉ शुड डिक्टेट द साइकोलॉजी, नॉट द साइकोलॉजी शुड डिक्टेट द लॉ। ठीक है, आप डर के मारे कि यार ये नाराज हो जाएगा, वो नाराज हो जाएगा, इस तरह से कानून नहीं बनते। ठीक है, लेकिन 100% पार्टिसिपेशन होगा। जो अभी विपुल जी ने एक बड़ा अच्छा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है, तो ये सेक्टेरियन, उन्होंने देखा कि किस सोशल सेक्टर के खिलाफ जा सकता है। हाँ। उसको हम खिलाफ शब्द क्यों देखते हैं, एक तो पहली बात। दूसरी बात, उसको हम इस रूप में देखें कि यस, अगर वो भी पार्टिसिपेट करेगा जो कल तक पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा था, तो इससे लोकतंत्र का भी भला होगा और उस व्यक्ति का भी भला होगा। हो सकता है उसके ग्रुप से अपना भी कोई कैंडिडेट हो, या कोई कैंडिडेट उसके ग्रुप के हितों के ज्यादा नजदीक हो, तो उसका अपना हित भी हो सकता है। एक दूसरा, जितना ज्यादा आप इसको पार्टिसिपेटिव बनाएंगे उतना लाभ होगा। रही बात जो एक्सट्रीम केसेस हैं, कोई बीमार है, किसी की उम्र ज्यादा है, वो मैनेजमेंट का हिस्सा है, उसको एग्जाम्प्ट किया जा सकता है। विपुल जी, आपको लगता है कि प्रयोग के तौर पर ही सही कम से कम देख लिया जाए एक बार किस तरीके के नतीजे आते हैं? नहीं, प्रयोग करने में मैं बिल्कुल इसके खिलाफ नहीं हूं। जो इन्होंने 2-3 बातें कही काफी अच्छी कही हैं। उसमें यह है कि भाई आप जैसे एक दिन में हम ना करें चुनाव, 3 दिन में करा दे, 4 दिन में करा दे, लेकिन उसकी जरूरत हमें है नहीं। मैं आपको एक बात बताऊं अनुराग, कि ये जो पहले होता था ना कि हम बात कर देते थे ऑस्ट्रेलिया की और फिर हमारी आंखें चौड़ी हो जाती थी, वाह ऑस्ट्रेलिया में ऐसा होता है। अब हाल ये है कि सारी दुनिया को हम इलेक्शन कैसे होते हैं वो भारत सिखा सकता है। हमने जितना डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट से ग्रहण किया है, उतना ही हमने डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट को दिया है। भारत एक ऐसा देश है दुनिया में जो लगातार एक से एक बेहतरीन चुनाव करवाता रहा है। और हमारे लिए जो सबसे बड़ी चीज है जो चुनाव में मैं अपने बचपन से सुनता आ रहा हूं, वो है फ्री एंड फेयर। जी, तो जहां जबरदस्ती हो गई वहां फ्री खत्म, फेयर रह गया खाली। ठीक है, तो इसमें हमें सोचना पड़ेगा कि क्या ऐसा तो नहीं है कि जिसकी हमें जरूरत ही नहीं है वो चीजें हम शामिल कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन सर अभी भी जो मतदान का प्रतिशत है इस बार के इस रिकॉर्ड मतदान के बाद वो 66% हो पाया है। केवल 34% देश की आबादी अभी भी मतदान से की प्रक्रिया से दूर है। और इससे पिछले चुनावों में, खासकर लोकसभा चुनाव में, ये मतदान का प्रतिशत और कम रहा है। ये बढ़े कैसे फिर सर? तो ये बढ़ेगा, ये धीरे धीरे बढ़ेगा। हिंदुस्तान में इतनी ज्यादा आशावाद बह रहा है इस समय, और कई तरह का आशावाद बह रहा है। मुझे लग रहा है कि हम लगातार इंप्रूव कर रहे हैं। देखिए दिल्ली में भी मतदान बहुत अच्छा हुआ, 66% जो है वो 70 के बहुत करीब है। और उसके बाद कई जगहों पे जहां अच्छा मतदान हुआ है, भारत में ही नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में 80% को क्रॉस कर गया है। ठीक बात है। ठीक है, जगदीप से आप कुछ कहना चाहते हैं? 2 बातें मैं कहना चाहता हूं। एक तो ज्ञानानंद जी ने कहा कि इसको आप जितना पार्टिसिपेटिव बनाएंगे उतना अच्छा है। तो पार्टिसिपेटिव, फोर्सिबली किसी चीज को पार्टिसिपेटिव बनाना, सजा देके या फैसिलिटीज विड्रॉ करके, वो बड़ा अटपटा सा लगता है मुझे। ठीक है, हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूं, लेकिन मुझे वो अटपटा लगता है कि जबरदस्ती पार्टिसिपेट कराया जाएगा जब आप पार्टिसिपेट करना नहीं चाहते। दूसरी बात, आपने कहा कि ये 66% को 100% कैसे किया जाए। मुझे याद है 100% मतदान कहां होता है? चीन में होता है, सोवियत यूनियन में होता था, सिंगापुर में होता था। हाँ। और जहां जिस लोकेलिटी में 99% होता था, उसका बिजली पानी खराब हो जाता था अगले 5 साल में। ठीक है, तो 100% मतदान बनाना, हाँ, मैं तो समझता हूं, और जबरदस्ती फोर्सिबली बनाना, तो डेमोक्रेसी को बिल्कुल खत्म करना है। जाजू साहब, ऐसे मैं अनुराग जी एक छोटी सी बात, बहुत छोटी सी बात कह देना चाहता हूं, जो अभी विपुल जी ने भी कही और चोकर साहब भी कह रहे हैं कि अगर वोट नहीं डाला तो बिजली पानी खराब हो जाएगा, या विपुल जी ने कहा कि कैसे सजा देंगे। बिजली पानी खराब सिंगापुर में होता है और होता है। मैं आपकी बात हो जाएगा, मैंने कहा यहाँ पनिशमेंट होगी, मैंने नहीं कहा वैसे, या फैसिलिटीज विड्रॉ होंगी जो मैं एग्जैक्टली वही आना चाहता हूँ। जो हमारा लोकतंत्र जैसा चल रहा है, जैसा हम अभी चल रहा है, और जिसको मेरे विचार से आप दोनों ठीक मान रहे हैं, उस लोकतंत्र में भी ये हो रहा है। मैं कह रहा हूं उसको ठीक करने के लिए राजनीतिक दलों को मेहनत करनी पड़ेगी, इस प्रश्न के संदर्भ के ऊपर जोर डालने। ठीक है, सुन लेते हैं। हाँ, तो इस चलते हुए लोकतंत्र में भी, और मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं, सिर्फ एक प्रदेश का नाम ले रहा हूं, हाँ, वहां महीनों बिजली इसलिए काट दी गई कि हमको वोट नहीं दिया तो हम सबक सिखाते हैं। ठीक है, ठीक है। तो पनिशमेंट की जो बात है वो अब भी है, वो इनडायरेक्टली
और बहुत और तरीकों अब से भी जब वो नतीजे आज आते भी हैं, व्यवहार में है। ठीक नहीं, बात अब है। तो कानूनी तौर पे हो जाएगी। अब भी जब नतीजे आते ये हैं तो फर्क है। पता चल तो जाता ये- है। ठीक वो है, और failure श्याम तो जाजू देखिए, साहब। अभी तक तो गैर कानूनी है। जगदीप फिर जी कानूनी सुन तौर लेते पे हैं जगदीप साहब। ईमानदारी से सकारात्मकता के आधार पर अगर प्रबल इच्छा शक्ति से इसको इंप्लीमेंट किया, तहे दिल से किया, तो निश्चित रूप से एक अच्छे रिजल्ट्स इसमें से भी आ सकते हैं। ये निश्चित हमारी धारणा है। ठीक है, ये कोई दबाव तो नहीं है, मतलब कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं है जो बात अभी नहीं, तक ये बार-बार कही। जीवंतता लोकशाही में और ज्यादा जीवंतता लाने के लिए की गई ये पहल है। ये गरीब विरोधी तो नहीं है जैसा विपुल जी कह रहे थे। ये कोई बड़े लोगों की विरोधी नहीं है और ये गरीबों की विरोधी नहीं, सबकी सहभागिता, सबका साथ, सबका विकास। एक बात और जो निश्चित विरोधी है बंबई के उन वीवीआईपी इलाकों के जहां पोलिंग कभी 25% से ऊपर नहीं जाती, ये उस ग्रेटर कैलाश दिल्ली के विरोध में जाएगा। ठीक है। जहां पोलिंग कभी 30% से ऊपर नहीं जाती, चाहे कोई जिए मरे, कोई हमें क्या आदि जी, वाली मैं जगदीप एक बात बता दूं अभी जाजू जी ने कहा कि अगर इसको अच्छे दिल से और नहीं, वहां भी इंप्रूवमेंट हुआ है। देखिए उन जगहों पे भी काफी इंप्रूवमेंट हुआ है। मगर वो मैंडेटरी बनाने में दिक्कत क्या है? वो लग्जरी है उनके लिए वोट डालना, और बाकी सबकी ड्यूटी है, बाकी सबकी ड्यूटी पे वो राज करेंगे। विपुल जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। नहीं, मैं आपको बताता हूं। मैं आपको इसलिए कि इसमें एक बात यह है कि मैं कई असेंबलीज कवर कर चुका हूं पत्रकार के रूप में। हरियाणा भी मैंने किया, राजस्थान भी मैंने किया, उत्तर प्रदेश भी मैंने किया। और अक्सर ऐसा होता है कि बहुत बड़े बड़े लेजिस्लेशन के ऊपर वोटिंग चल रही होती है और पूरे पूरे विपक्ष और पूरा पूरा सत्ता पक्ष गायब होता है। सारे एमएलए, सारे एमपी गायब होते हैं उसमें से। मैं भी कहता हूं एक अगर आपको शुरुआत करनी है तो पहले इनके लिए कंपलसरी कर दीजिए। ठीक है, ये एक अहम बात है। कि कोई एमएलए, कोई एमपी जब वोटिंग हो रही होगी तब गायब नहीं होगा। ठीक बात, ये जो है ना, ये ये एक अहम बात जनता के ऊपर आप क्यों लागू कर रहे हो? हाँ। आप जो है ना अच्छे अच्छे प्रयोग है, हाँ। ये आप करिए। अभी भारत उसके लिए तैयार है। हो सकता है कि इनकी जरूरत पड़ जाए आगे चल के। जी। लेकिन देखिए भारतीय जनता पार्टी में भी मैं मानता हूं ऐसे बहुत से लोग होंगे जो इसका विरोध कर रहे होंगे, लेकिन इस समय हवा ये है कि भाई गुजरात में कुछ हो गया तो उसका विरोध मत करो। ठीक है, मुझे श्याम लगता जाजू है कि साहब। भारतीय जनता पार्टी वाले भी खुल के बोलो। श्याम और जाजू यह साहब कहो सर कि हैं अच्छा बीजेपी के कि नेता बुरा है है। यहाँ पर। बुरा विपुल नहीं जी, माना जाएगा। विपुल जी बीजेपी के नेता है यहाँ पर। श्याम जाजू साहब, ऐसा है क्या? मतलब मन में आपके भी कहीं शंका है कि क्या हम ला रहे हैं कानून? कोई भी नया परिवर्तन आता है तो उसमें चर्चाएं होती है, उसमें डिबेट होता है, उसमें डिस्कशन होता है। इसको पॉजिटिव रूप से लेना चाहिए। आज हम भी कोई ऐसे हमारी पार्टी की तरफ से बहुत सोच समझ के पहल की है ऐसा भी नहीं है, पर लोकशाही में नए नए प्रयोग करते रहने चाहिए, उसका स्वागत करना चाहिए। एक और बात जो विपुल जी ने कही वो ये कि जब आप निचले स्तर पर मतदान को प्रयोग का अनिवार्य कर स्वागत रहे हैं- होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, चलिए ये कम से कम एक बात पर सहमति है। लेकिन एक बुनियादी बात उन्होंने कही कि जब संसद और विधानसभा में चर्चाएं होती हैं और वोटिंग की बात आती है तो अनुपस्थिति तो फिर यहां भी ना हो। नहीं, इसलिए वहां भी तो व्हिप का प्रावधान है। वहां भी वो जिसकी मेरी मर्जी, मेरी चॉइस, मैं करूं ना करूं, ये नहीं है। बंधन से ही नहीं नहीं सर, विप से काम नहीं चलेगा, जेल कर देनी चाहिए इन लोगों को। ठीक है, ये कहने वाली बुनियादी बात है। ये कह रहे हैं कि जब आप नीति निर्माता हैं तो पहले आप उस नियम को अपने ऊपर लागू क्यों नहीं कर रहे हैं? मतलब राजनीतिक वर्ग अपने ऊपर लागू क्यों नहीं कर रहे हैं? निश्चित रूप से इस प्रकार के नए नए अमेंडमेंट्स आने के बाद ही अकाउंटेबिलिटी बढ़ी है, आंसरेबिलिटी बढ़ी है, जवाबदेही बढ़ी है। इसका स्वागत करना चाहिए। ठीक है, जगदीप साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा था, जाजू जी ने कहा था कि अगर इसको अच्छे दिल से और प्रबल इच्छा शक्ति से लागू किया जाएगा तो फिर इसमें कोई गड़बड़ नहीं होगी, अच्छे नतीजे आएंगे। अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 66A का जजमेंट दिया था उसमें यह क्लियरली लिखा है कि किसी भी सरकार के कहने से कि हम इसको ठीक से लागू करेंगे, गलत तरीके से लागू नहीं करेंगे, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि सरकारें तो बदलती रहती हैं, कानून नहीं बदलते हैं। ठीक है, तो इच्छा शक्ति और सफाई दिल ये तो जब लागू होगा तब पता लगेगा। अभी तो सिर्फ कानून जो ढांचा बना हुआ है हाँ। उसके ऊपर चर्चा हो रही है। ठीक है, ज्ञानंद जी मैं आखिर इतना में कहना चाहता हूं जो बात जाजू जी ने कही और छोकर साहब ने कही कि देखिए, जब पहली बार रेलगाड़ी चलाई गई थी ना तब भी बड़ा शोर हुआ था कि यार इससे जानवर मर जाएंगे, इसमें इतनी आवाज होगी, इतना धुआं होगा। और अब आप देखते हैं कि वो रेलगाड़ी का वो भाप का इंजन तो कहीं खत्म हो गया, अब तमाम तरह के इंजन आ गए। अब तो हाई स्पीड ठीक है, तो ऐसे प्रयोग होते रहने चाहिए। तो प्रयोग धर्मिता से ही समाज आगे चलते ठीक हैं। है। और अगर हमको लोकतंत्र किसी ने गिफ्ट में दे दिया, भले ही मैं ऐतिहासिक उस चक्कर में नहीं पड़ते हैं उस सर, बातों को कहने छोड़ दूं कि इतिहास में कभी हमारे यहाँ भी लोकतंत्र था, लेकिन अगर बस आपको एक सर- सेंटेंस में कह सकता हूं क्या? जी कहिए। मैं विपुल जी एक सेंटेंस में मैं अपनी बात सर, खत्म समय कर पूरा रहा हो हूँ। चुका है, बहुत हमें डेमोक्रेसी अगर किसी ने गिफ्ट में दी है तो ये हमारा भी दायित्व बनता है कि हम उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन विपुल जी बहुत संक्षेप में। नहीं सर, हमें गिफ्ट में नहीं मिली, हमने लड़के ली है। और दूसरी बात यह कि चुनावी प्रणाली में बहुत बड़े बड़े
प्रयोग करने की आवश्यकता है, वहां जाइए, ठीक इसे छोड़ दीजिए। चलिए, तो इसको लेकर अभी जो सहमति है वो बनती थोड़ी मुश्किल है। अच्छी बात है, चर्चाओं में सहमति बन जाए तो फिर बात ही क्या होगी राज्य और केंद्र के स्तर पर। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का यहाँ कार्यक्रम में समय निकालने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया विपुल जी, आपका भी कार्यक्रम में समय निकालने के लिए। थोड़ा आपका समय कम मिल सका इस बार, माफ कीजिए, अगली बार